डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी फेवरेट स्टोरी ज़रूर बताएं जो आपने हमारे चैनल पर सुनी हो। तो अब बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर। मेरा नाम प्रशांत है और ये मेरे साथ घटी एक डरावनी घटना है। ये बात कई साल पहले की है, जब मैं नया जॉब ढूंढने के लिए इस शहर में आया हुआ था। मैंने शहर के हर कोने में जॉब की तलाश की, लेकिन मेरे लायक जॉब मिल नहीं रही थी। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन मेरे लिए इस जगह पर कोई जॉब नहीं थी। अगर कोई जॉब मिलती तो वो मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मुझे अच्छी जॉब चाहिए थी जिसमें सैलरी भी अच्छी हो। वैसे भी मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ऐसी जॉब ढूंढ नहीं पा रहा था। मैं अखबार भी हर रोज़ देखता और जहाँ पर भी जॉब की इंटरव्यू होती मैं वहाँ पर जाता, लेकिन कभी मुझे काम पसंद नहीं आता तो कभी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती। इसी तरह लगभग 6 महीने तक मैं इसी शहर में रहा और मुझे कोई ढंग की जॉब मिली ही नहीं। अब मेरे हालात बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे थे और मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो भी लगभग ख़त्म होने चले थे, लेकिन मैं फिर भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन तभी एक दिन जब मैं संडे की सुबह उठा और मैंने अखबार खोला तो वहाँ पर एक छोटा सा इश्तिहार था, और इस इश्तिहार में जॉब थी एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो लगभग 8 घंटे की ड्यूटी का था, लेकिन इस पर सैलरी लगभग 80,000 थी। मैं खुद हैरान था कि ऐसी कौन सी जॉब हो सकती है जिसमें 80,000 तक की सैलरी हो। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ भी तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। भले ही ये जॉब मेरे लिए सही नहीं थी, लेकिन फिर भी 80,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं अगर ये जॉब पा लेता तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। तो मैंने सोचा कि आज मुझे उस जगह जाना ही होगा। जब मैंने उस पूरे इश्तिहार को पढ़ा तो वहां पर लिखा था कि इंटरव्यू रात के 9 बजे होगी और ड्यूटी भी रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे की थी। मैं सोच रहा था ऐसी कौन सी इंटरव्यू है जो रात के समय होगी और वहां पर मुझे रात के 9 से सुबह 5 बजे तक रहना होगा। लेकिन यकीन मानिए 80,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। एक कंप्यूटर इंजीनियर जो किसी जॉब को मान नहीं रहा था, वो भी इस जगह जाने को तैयार हो गया था। मेरा दिल भी मान गया था और मेरा दिमाग भी। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, और आज मेरी तैयारी थी वहां जाने की। रात के लगभग 8:30 हो गए थे और यहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। ये जगह भी शहर से बाहर थी और यहाँ पर पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, और यहाँ बस रोड हेल टू फायर ही लिखा हुआ था जहाँ तक मुझे जाना था। मैं बिल्कुल 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच गया और मैंने कॉल लगाई तो मुझे पूरा एड्रेस बताया गया। ये जगह आगे जाकर हेल फायर थी, जो मेन गेट पर लिखा हुआ था। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तब मुझे पता लगा कि यहाँ पर इतना पीछे जाकर ये कैसा कब्रिस्तान है, लेकिन ये बड़े से बंगलों के पास बना एक बड़ा सा कब्रिस्तान था। मुझे इसके अंदर जाकर बंगलों में बात करनी थी, और मैं थोड़ा सा डर रहा था कि ये कैसी जगह है जहाँ पर कब्रिस्तान बिल्कुल बंगलों के पास बना हुआ है, और ये पूरी ही जगह उसी बंदे की लग रही थी। मैं जब अंदर गया तब मैं खुद हैरान था कि इतनी बड़ी जगह और इतना आलीशान महल सा। मुझे नहीं पता था कि शहर के इस कोने में इतना आलीशान महल है, लेकिन मैं इसे निहारता हुआ इसके अंदर जाता जा रहा था।
लेकिन ये सड़क को पार करते हुए मैं एक बात देख रहा था कि इस सड़क के दोनों तरफ कब्रें बनी हुई थी। ये थोड़ा सा डराने वाला था, लेकिन ये कैसा सनकी इंसान हो सकता है जो घर के अंदर जाने वाली सड़क पर इस तरह कब्रें बनाकर बैठा है। आखिर हर किसी को इस तरह डर ही लगता कि वो ऐसे कब्रों के बीच से घर के अंदर जाता हो, और यहाँ पर ड्यूटी भी इस तरह की। मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। लेकिन जब मैं वहां पर अंदर गया तो मुझे वहां पर एक बुजुर्ग मिला। वो बुजुर्ग मुझे कह रहा था कि अंदर आओ, पहले घर को देख लो, उसके बाद बात करते हैं। घर को देखते हुए लगभग 10 बजे का समय हो गया था और मैं अब थोड़ा सा घबरा रहा था। घर तो इतना अच्छा था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और यहाँ पर शायद मुझे टैक्सी भी नहीं मिलती, तो मैं थोड़ा सा चिंतित हो रहा था। लेकिन वो आदमी कह रहा था कि यहाँ आने के बाद तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने मुझे वो इतना विशाल महल दिखाया। ये एक बहुत ही बड़ा महल सा था जिसमें छत के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ था। मैं सोच रहा था आखिर ये किसका है, और मैंने उससे ये पूछ भी लिया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों रहते हो और यहाँ घर के अंदर गार्डन में ही कब्रें क्यों बनी हुई हैं, और यहाँ पर काम क्या करना होगा। मेरा सवाल सीधा था और उसका जवाब भी बिल्कुल सीधा। उसने कहा कि ये हमारा पुश्तैनी महल है और ये पूरा ही इलाका हमारा है। ये हमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जा रहा है और इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ये पैसे इन्हीं कब्रों के मालिकों ने दिए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है और तुम्हें भी 80,000 रुपये मिलेंगे यहाँ की रखवाली करने के। तुम्हें बस ड्यूटी करनी है रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, और तुम्हें पूरी की पूरी रकम पहले ही दे दी जाएगी। अगर मैं काम करना चाहता तो मैं बिल्कुल हाँ कर सकता था, लेकिन मेरे मन में शंका आ रही थी। मैं जानना चाहता था आखिर इतना मुश्किल काम क्या है जिसके इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें बस यहीं पर रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहना है। तुम चाहे यहाँ जो मर्जी करो, चाहे किसी कोने में भी बैठो इस बड़े महल में, चाहे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करो, ये सब तुम्हारी होंगी। बस तुम्हें रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यहीं पर रहना है। ये मेरे लिए बड़ा ही अजीब था, क्योंकि ऐसी जॉब शायद किसी को नहीं मिलती होगी, और मेरे मन में ऐसे ही सवाल उठते जा रहे थे। तो मैं उससे कहने लगा कि आखिर ये जॉब कैसी है जो मुझे यहाँ पर ये सब करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम्हें अभी मानना होगा, वरना कल कोई और आकर ये जॉब ले लेगा और मैं बार बार समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम करना चाहते हो तो हाँ करो, वरना बाहर जाने का रास्ता तुम्हें पता है। मैं वहाँ खड़ा ये सोच रहा था कि मैं इस जॉब को हाँ करूं या नहीं। ये जॉब बहुत ज़्यादा आसान थी और मुझे यहाँ पर करना भी कुछ नहीं था। मुझे रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यहीं रहना था। चाहे मैं सो भी जाऊं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इस समय पर यहीं पर रहना था। मैं थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा रकम और इतना आसान काम मैं मना नहीं कर सकता था, और वैसे भी मेरे पास और कोई जॉब नहीं थी और ना ही पैसे थे इस शहर में रहने के। तो अंत में मैंने सारा दिमाग लगाकर इस जॉब को हाँ कर दी और उसके साथ हाथ मिला लिया। उसने कहा कि ये लो गाड़ी की चाबी, तुम ये गाड़ी ले जाओ, कल रात 9 बजे यहीं पर पहुंच जाना। इतना कहने के बाद उसने मेरे हाथ में 80,000 रुपये पकड़ा दिए। मैं सोच रहा था आखिर ये कैसी जॉब है, और ये आदमी बहुत ज़्यादा अमीर लगता है, उसको पैसे की परवाह नहीं लगती और उसने मुझे इतनी आसानी से पैसे पकड़ा दिए हैं। तो मैं भी उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। घर आकर पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर इतनी आसान जॉब कैसे हो सकती है।
लेकिन मैं ज़्यादा सोच नहीं सकता था। मेरे पास एक गाड़ी थी और 80,000 रुपए। गाड़ी भले ही मुझे वापस करनी पड़ती, लेकिन ये 80,000 रुपए मुझे एडवांस मिले थे। मैं किसी भी जॉब में इतनी आसानी से इतने पैसे नहीं कमा पाता, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पूरा दिन मैंने बहुत ही मस्ती की और अब वक्त लगभग रात के 9 बजे का था और मुझे अब वहाँ पर पहुँचना था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि ये पहली रात थी जब मुझे वहाँ पर बितानी थी। मैं उस गाड़ी को लेकर उस घर में पहुँचा। ये पुरानी कॉर्वेट 65 मॉडिफाइड कार थी और ये बहुत ही रईसों के पास होती है। ऐसी कार शायद ही किसी के पास होती हो और यहाँ पर ऐसी गाड़ी किसी के पास है, इसका तो किसी को पता भी नहीं होगा। ये मेरे लिए खुशी की बात थी और जब मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँचा तो मैंने गाड़ी बाहर ही लगा दी और मैं उसी रास्ते से घर के अंदर जा रहा था। ये कब्रें मुझे बहुत ही डरावनी सी लग रही थी और शायद समय ही इतना था कि डर तो लगना चाहिए था। मैं उस घर के अंदर पहुंचा और वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और उसने हाथ में ड्रिंक पकड़ी हुई थी। मैं उसके पास गया और उससे बात करने लगा। वो भी मुझे कहने लगा कि वेलकम, पहले दिन तुम्हारा स्वागत है। मैं उससे अब ऐसे ही घर की बातें कर रहा था। मैं उससे कह रहा था कि मैं अब यहाँ पर जॉब करता हूँ, तो लगता है मुझे यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि क्या होता है यहाँ पर। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ पर बहुत ही अमीर लोगों की लाश आती है। वो खास लोग जो दूसरी दुनिया में यकीन करते हैं, वो यहाँ पर लाए जाते हैं। आम लोगों को इस धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो खास और अमीर लोग इसे मानते हैं और इसकी जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि यहीं पर दफनाया जाना कितना खास होता है। यहाँ पर दफनाए जाने के बाद आप दूसरी दुनिया में नर्क और स्वर्ग के भी बाहर चले जाते हैं। आप दूसरी दुनिया का अनुभव पा लेते हैं। इसीलिए यहीं पर दफनाए जाने के लिए अमीर लोग हमें बहुत सारा पैसा देते हैं। तब मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ पर पहले से रहते हैं? तो उसने कहा कि ये हमारी पुश्तैनी जगह है, यहाँ पर हमेशा से ही ऐसे ही चला आ रहा है। उसके बाद उसने कहा कि मुझे अब जाना होगा, तुम्हें आज रात यहीं पर बितानी है और मुझे यहाँ से जाना है। तब मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जॉब कितने समय के लिए मिली है? तो उसने कहा कि जॉब तुम्हारी पक्की है, तुम्हें कभी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन पहले महीने तुम्हें बताया गया था कि तुम्हें 80,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन यकीन मानो अगले महीने से तुम 10 या 20 लाख से कम नहीं पाओगे। ये मेरे लिए और भी शॉकिंग था। उसने 80,000 रुपये की बात की थी और अगले महीने मेरी तनख्वाह बढ़ जाती और ये 10 या 20 लाख से कम नहीं होती। इतनी ज़्यादा रकम। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। आखिर यहाँ पर मुझे करना क्या होगा जो इतने ज़्यादा पैसे मुझे मिल रहे हैं? उसके बाद मेरा सवाल यही था कि आपके परिवार वाले कहाँ हैं? तो इस पर उस व्यक्ति का जवाब था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं। और इसके बाद उसने कहा कि मुझे जाना होगा, तुम एक और सवाल पूछ लो, उसके बाद मुझे यहाँ से जल्दी जाना है, मुझे एक काम है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या सवाल पूछूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि अगर उसके बच्चे या बीवी नहीं है तो ये रियासत आगे कैसे चलेगी? ये घर, ये पूरा इलाका किसको दिया जाएगा जो उसके नाम है? तो उसका जवाब आया कि ये संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी जिस तरह से चलती आ रही है। ये जवाब बहुत ही अजीब था। अगर उसके बीवी और बच्चे नहीं हैं तो ये संपत्ति आगे कैसे चलेगी? आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये आखिरी सवाल था और वो वहां से बड़ी ही तेजी से चला गया। शायद उसे कोई काम होगा, लेकिन अब मुझे ज्यादा सवाल पूछने भी नहीं थे।
आखिर मुझे पहले ही एक शौक लग गया था कि अगले महीने से 10 से 20 लाख मुझे मिलेंगे और मैं बड़ी ही हैरानी से वहीं पर बैठा हुआ था। मैं बड़े बड़े सपने ले रहा था कि इतने ज़्यादा पैसों का मैं करूँगा क्या, और ये ख्याल बार बार मेरे अंदर घूमते जा रहे थे। ये पहली रात थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आसपास घूमने की कोशिश करता हूँ। आज मैं उस पूरे महल को घूम कर देखना चाहता था। मैं एक एक करके हर कमरे में गया और हैरान होता गया। ये इतना आलीशान महल था कि यहाँ पर सब कुछ था। एक कमरा तो इतना अच्छा था कि वहाँ पर किताबों के ऊपर चढ़े कवर्स भी सोने के थे। पूरा ही कमरा सोने से बना हुआ और वहाँ पर जैसे दीवारों पर हीरे लटकाए गए हों। ये काफ़ी अजीब था। और एक कमरे में तो सिर्फ एक ही तलवार पड़ी थी और एक बड़ा सा मुकुट। वहाँ सामने एक सिंहासन बना हुआ था जिसके सामने वो तलवार और वो मुकुट पड़ा था। वो मुकुट बड़ा ही अजीब था। मैंने इससे पहले ऐसा मुकुट नहीं देखा। आमतौर पर मुकुट सर पर पहने जाने वाली बड़ी सी टोपी के समान होते हैं, लेकिन इसके 2 सींग बने हुए थे। ये काफ़ी अजीब सा मुकुट था, लेकिन मुझे क्या करना था। मैं उस कमरे से भी बाहर आ गया और मैं हर तरफ घूमता जा रहा था। लेकिन जब मैं नीचे गैरेज में पहुंचा तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। यहाँ नीचे हर तरह की गाड़ी पड़ी थी। हर तरह की, यानी कि हर मॉडल की, हर महंगी, बेंटले से लेकर BMW, हर गाड़ी और सारी बिल्कुल ही नई कंडीशन में थी। तब मुझे समझ में आई कि ये इंसान कितना ज़्यादा अमीर है, और मैं तब ये सोच रहा था कि आखिर ये काम क्या करता होगा। ये ख्याल आज पूरी रात मेरे दिमाग में घूमते रहे, और पहली रात होने के कारण मैं थोड़ा सा डर रहा था। कहीं ये कोई खतरनाक काम तो नहीं जिसलिए मुझे डरने की ज़रूरत हो। लेकिन वो पूरी रात बड़ी ही आसानी से निकल गई, और सुबह 5 बजे जब मेरे जाने की बारी थी तब वो आदमी वहाँ पर वापिस आ रहा था। आज वो नई गाड़ी लेकर गया हुआ था, और आते वक्त उसने मुझे उस गाड़ी की चाबी पकड़ाई और कहा कि आज ये चाबी ले जाओ, कल समय पर पहुँच जाना। मैंने उससे बात नहीं की और मैं सीधा बाहर आ गया और गाड़ी उठाकर बाहर निकल पड़ा। आज पूरा दिन मैंने बाहर बहुत घूमा, और ये बहुत ही अच्छी मॉडर्न कार थी जो शायद शहर में किसी के पास ना हो, और मैं बड़ी ही आसानी से सारे शहर में घूम रहा था। मेरी जॉब ही ऐसी लगी थी कि शायद मेरी किस्मत खुल गई थी। अगली रात 9 बजे मैं फिर से वहीं पर पहुंचा, और आज फिर से वो आदमी वहीं पर कुर्सी पर बैठा एक ड्रिंक ले रहा था। मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। वो अब थोड़ा सा मायूस बैठा था और बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मैंने उससे जानना चाहा कि वो आज मायूस क्यों लग रहा है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, वो मुझे बताना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने ज़्यादा पूछने की कोशिश भी नहीं की और मैं और बातें करने लगा। तब मैंने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं। मैंने कल गैरेज में देखा कि आपके पास लगभग 80 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, हर तरह की गाड़ियां। आखिर आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि मेरे पास बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर हैं। मेरे पास इतनी महंगी कंपनियों के शेयर हैं कि मैं एक बड़ा शहर तक खरीद सकता हूँ। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। मुझे इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं वैसे भी अय्याशी नहीं करता, तो मैं ऐसे ही पैसे उड़ाता हूँ। इतने पैसे उड़ाने के बाद भी पैसों की कमी मुझे नहीं होती। मुझे बस यकीन वाले लोग चाहिए जिन पर मैं पूरा यकीन कर सकूं और उन पर इतना भरोसा कर सकूं कि ये घर मैं उनको देकर जा सकूं और वो पीछे मेरा भरोसा तोड़े नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा कि यकीन मानिए, मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा तो तुम भी यकीन मानो, तुम्हारे पास इतने पैसे आने वाले हैं कि तुम यकीन नहीं करोगे, और धीरे धीरे तुम सब समझने लगोगे। तुम्हारे ये सवाल 1 महीने में
तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से तसल्ली दे देंगे और तुम्हारे दिमाग में एक भी सवाल नहीं रहेगा। उसके बाद वो बाहर जाने लगा, लेकिन बाहर जाते वक्त उसने जो कहा मैं उससे थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा कि आज तुम्हें जो लड़की मिली थी, तुमने उससे बात क्यों नहीं की? क्या तुम डर रहे थे? मैंने सोचा कि उसे कैसे पता कि मैं आज एक लड़की से बात करने वाला था। ये वही लड़की थी जिसे मैं पसंद करता था और 1 महीने से मैं उसके पास था, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं हर रोज रेस्टोरेंट जाता और बात करने की कोशिश करता, लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं होती। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं एक लड़की से बात करना चाहता था? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी जिंदगी का हर कोना जानता हूं, हर समय जानता हूं, बचपन से लेकर बड़े होने तक। मैंने खास लोगों के लिए ही इश्तिहार भेजा था और तुम ही वो खास थे। किसी और के पास ऐसा इश्तिहार नहीं जाता, और अगर तुम नकार देते उसके बाद ही ये इश्तिहार किसी और के पास जाता। इतना कहकर वो आदमी बाहर को चला गया। आज फिर से मेरे दिमाग में ये ख्याल थे, आज फिर से मेरे दिमाग में नए सवाल थे। मुझे इसका जवाब शायद कल मिलता और पूरी रात आज फिर से मुझे यहीं पर बितानी थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे नींद चढ़ रही है। मुझे ज़्यादा नींद आ रही थी। वैसे काम पर मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन नींद मुझ पर हावी होती जा रही थी। आज मैं जल्दी सो गया और सुबह लगभग 4:30 बजे मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि समय इतना ज़्यादा हो गया है। मैं बाहर की तरफ जाने लगा और इंतज़ार करने लगा कि कब वो बुजुर्ग आदमी वापस आए। तब मैं गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा वो बुजुर्ग आदमी उस नीचे पड़े इंसान के पास खड़ा था और वो उसके सर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसने उसके सर से हाथ हटाया तो वो नीचे पड़ा इंसान जैसे आंखें झपकाने लगा और वो जैसे हिलने लगा। उसके बाद वो बिल्कुल हिला नहीं, जैसे मर गया हो। और मैं उसकी तरफ देख रहा था और उस बुजुर्ग ने मुझे अंदर से देख लिया और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इतना कहकर वो गेट के अंदर आ गया और मुझे अपनी कार की चाबी दी और कहा तुम जा सकते हो। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ उससे ये पूछ रहा था कि क्या ये आपका एक्सीडेंट हुआ है? तो उसने कहा कि नहीं, ये बाइक शायद उस पेड़ से टकरा गई थी और ये आदमी यहाँ पर गिर गया था। मैं बस इसे देख रहा था और मैं अंदर आ गया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने इसको नहीं मारा। मेरा यकीन करो, तुम देख सकते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी तो पहले ही साइड पर पार्क हो गई थी। इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया और मैं घर के बाहर आ गया। आज पूरा दिन मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा था, और जब उसने हाथ हटाया था तो वो आदमी इस तरह से कैसे तड़पा था। ये बात मेरे दिमाग को बार बार चीरती जा रही थी, लेकिन मैं ये सवाल आज पूछने वाला था, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा था। आज मैं उसकी गाड़ी लेकर पूरे शहर में घूमता रहा और आज मैंने सोचा था कि मेरे पास पैसे तो हैं, तो मैं उस लड़की को प्रपोज करके देखता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी अच्छी है, शायद मेरा कोई चांस हो। तो मैं उसी कॉफ़ी शॉप में उस लड़की से बात करने लगा। आज वो लड़की मुझसे इम्प्रेस लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं उसको ज़्यादा शेखी बघार कर कह रहा था कि देखो, मेरे पास ये गाड़ी है और मेरी सैलरी भी अच्छी है, इसलिए मैं एक पूरी तरह से सेटल्ड मैन हूँ, तो वो मेरे साथ रिलेशनशिप में रह सकती है। वो मुझसे काफ़ी इम्प्रेस थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश। आज मैं पूरा दिन उसके साथ घूमता रहा और शाम को मैं फिर से उसी घर में जाने की तैयारी करता रहा। लेकिन आज मैंने कुछ अजीब देखा। जब मैं शाम को एक सड़क के पास से गुजर रहा था तो मैंने उस बुजुर्ग को एक सड़क की दूसरी साइड पर देखा। वो वहीं पर खड़ा था, वो वहीं पर खड़ा समंदर की लहरों को देख रहा था।
तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पर उससे बात कर सकते हैं। मैं जॉब पर नहीं हूँ और आज उसके साथ मैं बात कर सकता था। मैं गाड़ी से उतरा और उसके पास जाकर बात करने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या हाल है आपके, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वो मेरी तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रहा था। वो तो जैसे मुझे जानता ही ना हो और बार बार कह रहा था कि तुम कौन? तब मैंने उससे कहा कि आपने ही तो मुझे वहां पर नौकरी पर रखा है, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। तब वो आदमी हंसने लगा और मुझसे कहने लगा, ठीक है, तो तुम हो जो अगले नंबर पर वहां पर काम कर रहे हो। ये जवाब थोड़ा सा अलग था। तो मैंने उससे पूछा कि आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? वो आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जब भी मैं घर में उससे मिला तो वो बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश लगता था, लेकिन आज तो वो आम इंसान लग रहा था। घर के अंदर उसके चेहरे पर बहुत ही ग्लो हुआ करती थी, यहाँ पर तो वो साधारण एक कमज़ोर सा बूढ़ा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये शायद कोई और ही हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसकी शक्ल भी वही है और इसने जो गाड़ी पास में खड़ी की थी ये उसी की गाड़ी थी। तो मैं समझ गया था कि ये कोई और हो नहीं सकता। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, रात के वक्त हम बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा और मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया और मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकला। रात को पूरे 9 बजे मैं फिर से वहीं पर पहुँच गया और वो आदमी फिर से वहीं पर ड्रिंक पी रहा था। मैंने उससे वहाँ पर पूछा कि आज शाम हम मिले थे तो आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे थे और आप अलग क्यों लग रहे थे? तो उसने कहा कि इन सब सवालों का जवाब अब तुम्हें 1 महीने बाद ही मिलने वाला है। उससे पहले मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला हूं। अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे तभी तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तब तक तुम्हें ऐसे ही इन सवालों को अपने अंदर दबा कर रखना होगा। इसके बाद उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसी तरह से लगभग 1 महीना निकल गया। इस 1 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। मुझे हर रोज़ 9 बजे वहाँ पर आना होता और सुबह 5 बजे वहाँ से निकलना होता। इसी के साथ मैं घर की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर पाता, किसी भी गाड़ी को ले जा पाता, कोई भी चीज़ मैं घर ले जाता और उसे इस्तेमाल कर लेता। ये बड़ी ही हैरानी की बात थी कि उसने हर चीज़ का कंट्रोल मुझे दे दिया था और जैसे मुझे यहाँ का मालिक बना दिया था। बस एक ही चीज़ बदली थी कि मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आती थी। मैं यहाँ आकर बहुत ही जल्दी सो जाता और लगभग सुबह 5 बजे के करीब उठता। पूरी रात मैं सोया रहता और इतनी गहरी नींद मुझे आती कि मुझे होश तक नहीं रहते। इसके सिवा यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। अब वक्त था 1 महीने बाद का, जब मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता करना था। 1 महीना पूरा होने ही वाला था और ये आखिरी रात थी। मैं फिर से 9 बजे वहीं पर पहुंच गया। आज वो बुजुर्ग उस कुर्सी पर नहीं बैठा था और मैं उसे ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है। तब मैं हर कमरे में उसे ढूंढने लगा और वो मुझे उस कमरे में मिला जहां पर वो सिंहासन बना हुआ था। उस आदमी ने वहां पर हाथ में वही मुकुट पकड़ा हुआ था और एक तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे और वो बड़ी ही गहरी सी नज़र से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा सवाल पहले यही था कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो उसने कहा कि इस शरीर के जाने का समय आ गया है। मैंने इस शरीर में बहुत से काम किए। लगभग 40 सालों से मैंने बहुत कुछ किया और इसने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें की और बहुत बुरी। मैंने इस समाज को बहुत अच्छा बनाया और बहुत बुरा भी। मैंने बहुत कुछ बदला, लेकिन मैं अपना काम करता रहा। जो काम मुझे मिले थे मैंने किए और अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्या तुम मेरे भरोसे पर आगे निकल सकते हो? अब मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो इतना ज़्यादा रो रहा था।
आखिर बड़े ही अजीब से शब्द उसने मुझसे क्यों कहे थे, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आज आपको साफ साफ बात करनी होगी, क्योंकि इस तरह से घुमाकर बातें मेरे समझ में नहीं आती, और वैसे भी आप मेरे सवालों का जवाब इतने समय से लटका रहे हैं। आज या तो मुझे यहाँ पर काम करना है या यहाँ से काम छोड़ना है। आपको सच तो बताना ही होगा। तब उस आदमी ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि मुझे तुम अपना शरीर रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक दोगे। इसके बदले में मैं तुम्हें ये पूरी संपत्ति दूंगा और तुम इसके उत्तराधिकारी बनोगे। तुम इसके मालिक होगे। बस तुम्हें रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे का समय यहीं पर मुझे देना होगा, और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा घबराया और मैंने उससे पूछा कि आप मेरा शरीर क्यों लेना चाहते हो। तो उसने कहा कि ये शरीर बूढ़ा हो गया है। ये 40 सालों से मेरे साथ है। जब ये 40 सालों का था तब इसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और मुझे अपना शरीर दिया था। ये इसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था जिसका तुम बनने वाले हो। रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरे होंगे। उसके बाद ये तुम्हारे होंगे। तुम बाहर जाओ या जो मर्जी करो, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। तुम जितना भी खर्च करना चाहो, संपत्ति तुम्हारी है। तुम चाहे जो करो। अब मैं थोड़ा सा चकरा गया था कि ये सारी संपत्ति मेरी होने वाली है, लेकिन मुझे अपना शरीर रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इसे देना होगा। लेकिन इसका मतलब क्या था? कहीं ये कोई पिशाच तो नहीं? कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं जो मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता हो? ये सवाल मेरे अंदर तक मुझे झकझोर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसके जवाबों ने मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। उसने कहा कि मैं कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि मैं शैतानी दुनिया का राजा शैतान हूं। ये सिंहासन मेरा है, ये तलवार मेरी है और ये मुकुट भी मेरा है। तुम मेरे असली रूप को देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं उस रूप में तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। लेकिन लोग मुझे बुरा मानते हैं तो मुझे बुरा भी बनना पड़ता है। लेकिन मैं भी भगवान का एक दूत हूँ जो इस दुनिया में नियंत्रण बनाए रखता है। मैं आत्माओं को जहन्नुम में भेजता हूँ, नर्क की आग में भेजता हूँ। जो बुरे लोग होते हैं मैं उनकी आत्माओं को रात के समय यहाँ से लेकर जाता हूँ। यही मेरा काम होता है। इसी के साथ बुरे लोगों को कुछ समय देता हूँ और उसके बदले उनकी कंपनीज, उनकी रियासतें मेरे नाम होती हैं। ये रियासतें उन्हें कुछ समय देती हैं और यही मेरे पैसे हैं। और ये अब तुम्हारी रियासत है। तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके मैं अगले 40 साल तक यही करूँगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें ये सारी संपत्ति मिलेगी, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिलेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम यहाँ के सबसे अमीर इंसान होगे। जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। 40 सालों के बाद तुम्हारा शरीर तुम्हारा होगा। 40 सालों के बाद रात का समय भी तुम्हारा होगा, जिस तरह से इस बुजुर्ग का समय भी इसे मिलेगा। अब ये आज़ाद होगा और अगर तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो तो तुम भी मेरे लिए बन जाओगे। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर मैं फंस तो नहीं गया। क्या मुझे यहाँ पर साइन करने चाहिए? क्या ये सच में शैतान है? और क्या सच में मुझे ये सब मिलने वाला है? इसके बाद उसने कहा कि मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, तुम्हारा
कोई नहीं है, तुम अकेले हो, इसीलिए मैं बचपन से तुम्हारे साथ था। तुम मुझे कभी कभी महसूस कर पाते थे। तुम अंधेरे में मुझसे दूर रहते थे, मैं अंधेरे में परछाई की तरह तुम्हारे साथ होता था। कभी कभी आईने में तुम मुझे देख लेते और डर जाते, फिर दोबारा जब तुम आईने में देखते तो मैं वहां नहीं होता। मैं तुम्हें ज्यादा डराना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी नजर हमेशा से तुम पर थी। मैं शायद मजबूर था, लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने थे। यही तो जिंदगी थी जो मैं चाहता था। बचपन से मुझे कुछ नहीं मिला और यही था जो मैं चाहता था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और वो बुजुर्ग वहां से बाहर चला गया और वो बहुत खुश नजर आ रहा था और वो जाते वक्त मुझे गले लगा रहा था। उसने कहा कि अब तुम्हारी खुशी का समय आ गया है, तुम्हें सब मिलेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चला गया। अब मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरा शरीर भारी हो गया है। अब मुझे लगा मेरा वजन दुगना हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, बहुत ही ज्यादा नींद। धीरे धीरे उस रात मैं वैसे ही सो गया और मेरी नींद सुबह 5 बजे खुली। इस घटना को लगभग 10 साल हो चुके हैं और मैंने उसके बाद उस बुजुर्ग को कभी नहीं देखा और उस महल में मैं किसी इंसान को नहीं मिला। लेकिन मुझे याद है 9 से 5 बजे तक मैं सोता ही रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन 5 बजे से रात के 9 बजे तक मेरा समय होता और ये सारी संपत्ति मेरी हो चुकी थी। मैं बहुत अमीर था और सब कुछ कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि मेरे बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। आखिर वो कौन हो सकता है? मुझे लगता है वो हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहा हो। क्या उसे वो एहसास हो रहा है कि उसके पीठ के पीछे कोई खड़ा है? वो उसे देख रहा है और वो सोच रहा है कि क्या वो उसका काम कर पाएगा। क्या आप पीछे मुड़कर उसे देखना नहीं चाहते?